Good morning to all. Let's start our video. जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था कि इस वीडियो में हम टर्मिनल विभवांतर, आंतरिक प्रतिरोध तथा विद्युत वाहक बल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला टॉपिक है सेल का विद्युत वाहक बल। अब विद्युत वाहक बल जो है आपका, ये एक प्रकार का विभवांतर ही है, पर जब हम विभवांतर की बात करते हैं तो हम बाह्य परिपथ को ही लेते हैं, सेल को नहीं लेते। पर जब हम विद्युत वाहक बल की बात करेंगे तो बाह्य परिपथ के साथ में हम सेल को भी जोड़ लेंगे। जब यानी बाह्य परिपथ और सेल कुल का अगर विभवांतर के तौर पर देखें तो उसको कहा जाता है विद्युत वाहक बल। डेफिनेशन समझते हैं। कहा जा रहा है एकांक आवेश को सेल सहित पूरे बंद परिपथ में प्रवाहित कराने में सेल द्वारा किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। अब हमने मान लिया Q आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित कराने में सेल द्वारा किया गया कार्य W हो तो सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर हो जाएगा आपका W/Q। अगर आपको याद हो, जब हमने विद्युत विभव पढ़ा था तो वहाँ पर V बराबर W/Q पढ़ा था। तो वहाँ पर क्या था, एकांक आवेश को अनंत से हम किसी बिंदु तक लाए थे। पर जब हम बात करते हैं आपका विद्युत वाहक बल की, तो एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में हमने घुमाया, यानी पहले परिपथ और उसके बाद पूरे सेल से होते हुए जहाँ से शुरू किया था वहीं पर वापस जब आवेश आ जाएगा, उसमें जो कार्य किया जाएगा उस कार्य को यहाँ पर लिया गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। जो दूसरा टॉपिक है आपका, वो है आपका सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब जैसा कि हमने अभी सेल, रासायनिक सेल के बारे में पढ़ा था, और ये पढ़ा था कि वहाँ पे विद्युत अपघट्य होते हैं जिनकी वजह से विद्युत का प्रवाह हो पाता है। विलयन है वो। जब विलयन में हम जब सर्किट पूरा परिपथ हम लोग चालू कर देते हैं तो जो आपका विद्युत अपघट्य है वो भी इस धारा प्रवाह का विरोध करता है, और उसी विरोध को हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। यानी सेल के अंदर जो धारा प्रवाह का विरोध होगा उसी को कहा जाएगा आंतरिक प्रतिरोध। तो समझते हैं, यहाँ डेफिनेशन लिखी है आपकी। धारा प्रवाह में सेल के घोल यानी विद्युत अपघट्य द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। आंतरिक प्रतिरोध है ये, यानी जो अभी तक हमने प्रतिरोध पढ़ा था वो बाह्य प्रतिरोध होता है, मतलब सेल के बाहर। क्योंकि ये आंतरिक प्रतिरोध है तो ये कहाँ लगेगा आपका, सेल के अंदर। अब सेल के अंदर क्या है, विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य से होकर धारा प्रवाहित होगी, तो विद्युत अपघट्य इस धारा का करेगा विरोध, और जो अवरोध उत्पन्न करेगा उसी को कहा जाएगा आपका आंतरिक प्रतिरोध। अब आंतरिक प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, तो आंतरिक प्रतिरोध जो है निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी R प्रोपोर्शनल टू L। L जो है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है। साथ ही में आपका जो आपका R है वो इलेक्ट्रोडों के डूबे भाग के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। निश्चित ताप पर अगर दोनों को कंबाइंड कर दें तो R प्रोपोर्शनल हो जाएगा L/A। एक कांस्टेंट हम लोग ऐड करेंगे तो R बराबर CL/A, जहाँ पर C जो है वो एक नियतांक है जो विद्युत अपघट्य की प्रकृति तथा उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है। अब अगर हम देखें एग्ज़ाम में किस तरह पूछा जाता है, तो एक तो पहले पूछेगा आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है। जब आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है पूछे तो आप इस लाइन को लिखेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद कई बार ये पूछ लेता है कि आंतरिक प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। ये सब अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। या आपका क्वेश्चन इस तरह पूछ लेगा कि इलेक्ट्रोडों के जो क्षेत्रफल है उस पर आपका आंतरिक प्रतिरोध किस प्रकार निर्भर करता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि व्युत्क्रमानुपाती होता है।
इस बेस पे आपके शॉर्ट क्वेश्चन तैयार होते हैं यहाँ से। ये फॉर्मूला आपका कभी नहीं पूछा गया है आज तक, ना आगे पूछा जाएगा, पर इन 2 पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं और साथ में थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा आपका है टर्मिनल विभवांतर। अब टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, इसके लिए एक ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। हम ग्राफ से समझते हैं। हम लोगों ने 2 बिंदु ले लिए, एक ए बिंदु एक बी बिंदु। इनके बीच में हमने यहाँ पर एक सेल लगा दिया है, सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, स्मॉल आर। अब यहाँ से एक परिपथ जोड़ेंगे, यानी कुछ ना कुछ जोड़ेंगे। अगर बल्ब जोड़ा है, कुछ भी जोड़ा, तो उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। तो हम लोगों ने ये बाह्य प्रतिरोध मान लिया। ये बाह्य प्रतिरोध होगा आपका कैपिटल आर, आंतरिक प्रतिरोध था आपका स्मॉल आर। तो ये जो ए बिंदु और बी बिंदु यानी सेल के बाहर जो ये टर्मिनल है, इनके बाहर यहाँ पर जो आपका विभवांतर है, इस विभवांतर को कहा जाता है टर्मिनल विभवांतर। यानी सेल को हटाकर सिर्फ टर्मिनल के बीच में जब विभवांतर की बात कहेगा, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। जब विद्युत वाहक बल की बात कह रहा था तो सेल सहित बात कही थी, पर जब टर्मिनल विभवांतर की बात करेगा तो सिर्फ टर्मिनल के बीच विभवांतर। यहाँ पर आपका सेल से कोई मतलब नहीं है। तो चलिए थ्योरी वाइज समझते हैं। एकांक आवेश को बाह्य परिपथ में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में किया गया कार्य टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। सेल से कोई मतलब नहीं, ए सिरे से चले बी तक गए, जितना भी कार्य किया गया एकांक आवेश को ले जाने में, उसको कह दिया गया टर्मिनल विभवांतर। फॉर्मूला आपका हो जाएगा V बराबर डब्ल्यू एक्सटर्नल बाई क्यू। अब डब्ल्यू एक्सटर्नल क्यों लिखा है, क्योंकि सेल के अंदर कोई काम नहीं हुआ, जितना कार्य हुआ वो क्या हुआ, बाह्य हुआ। और बाह्य को इंग्लिश में कहा जाता है एक्सटर्नल, इसीलिए EXT शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला आपका है सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। ये आपके लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन बनकर आता है। तो सिंपल सी चीज़ है, बस समझते हुए चलना है आपको। सारे फॉर्मूले आपने पढ़ ही लिए हैं तीनों के, उन्हीं से रिलेटेड हम ये रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना विद्युत परिपथ में विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R वाले सेल के सिरों के बीच बाह्य प्रतिरोध R जोड़ा गया तथा सेल द्वारा प्रवाहित धारा I है। अब माना t समय में Q आवेश प्रवाहित किया जाता है, तो Q बराबर IT हमने पढ़ा है, तो वो इक्वेशन हमने लिख ली। साथ में अगर देखें तो कुछ का यहाँ पर विद्युत वाहक बल की अगर हम बात करें तो Q आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल में आपने पढ़ा था, E बराबर आपका होता है W बाई Q। तो W बराबर हो जाएगा EQ, विद्युत वाहक बल से आ गया है फॉर्मूला। अब ये जो कार्य है ये 2 जगह व्यय होगा। यहाँ पर पहले I की वैल्यू रख दी गई, Q की वैल्यू रख दी गई, Q बराबर IT, तो W बराबर हो गया EIT, इक्वेशन नंबर 1। अब ये कार्य 2 जगह व्यय होगा, उसकी बात करते हैं। तो यह ऊर्जा 2 भागों में प्रयुक्त होगी, पहला कहाँ पर, बाह्य प्रतिरोध पर, और दूसरा कहाँ पर, आंतरिक प्रतिरोध पर। तो बाह्य प्रतिरोध पर जो कार्य किया गया यानी सेल को छोड़कर, वो आपने पढ़ाई है, V बराबर W एक्सटर्नल बाई Q। वो आपका क्या था, आपका टर्मिनल विभवांतर। तो वहाँ से आपका अगर W एक्सटर्नल बराबर निकालें तो VQ, बाह्य प्रतिरोध पर जो काम करा गया। अब आंतरिक प्रतिरोध पर जो काम कर, यहाँ से Q की वैल्यू रखी गई है, तो V बराबर हो गया IT, इक्वेशन नंबर 2। अब आंतरिक प्रतिरोध R पर जो काम करा गया उसकी अगर हम बात करें तो इसको लिख लेंगे W इंटरनल, INT का मतलब इंटरनल, बराबर V इंटरनल, क्योंकि अंदर के विभवांतर के बारे में कोई बात नहीं हुई। कुल विभवांतर विद्युत वाहक बल है, सिर्फ बाहर का विभवांतर आपका टर्मिनल विभवांतर है, पर सेल के अंदर के विभवांतर की बात नहीं हुई, तो उसको लिखा गया है V इंटरनल इंटू Q। ओम के नियम से V बराबर होता है IR, धारा तो I है
पर सेल के अंदर विभवांतर कितना है, स्मॉल आर। सेल के अंदर प्रतिरोध कितना है, स्मॉल आर, आंतरिक प्रतिरोध। तो V बराबर आई आर वैल्यू रख दी गई, तो I इंटू स्मॉल आर, और Q की जगह पर IT हमने पढ़ा है रख दिया, तो हो गया I स्क्वायर RT, इक्वेशन नंबर 3। यानी जो कुल कार्य W है वो इन दोनों के योग के बराबर होगा, क्योंकि कुछ कार्य जो है वो बाह्य किया गया और कुछ कार्य आंतरिक किया गया। तो अतः W बराबर W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल, वैल्यू रख दी गई फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। IT बराबर VIT प्लस I स्क्वायर RT। अब जब यहाँ से कुछ चीज़ें कैंसिल करेंगे तो पहले तो T तीनों इक्वेशन में कट गया, फिर I और I स्क्वायर का स्क्वायर कट गया, बचा सिर्फ I। तो यहाँ से E बराबर आपका कितना, यहाँ से अगर देखा जाए तो इक्वेशन बची आपकी, यहाँ से अगर देखा जाए तो कितनी इक्वेशन आपकी बची, इस बेस पर आपकी यहाँ से सब कुछ कट गया, तो E बराबर आपका बचा V प्लस आई आर, यही आपका आगे लिखा गया है। तो E बराबर बच गया V प्लस आई आर, ये आपकी फाइनल वैल्यू हो गई, संबंध इस्टेब्लिश हो गया। अब यहाँ पर आ जाते हैं दो इम्पॉर्टेंट केसेस, तो उसको यहाँ पर देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट केसेस, पहला केस इम्पॉर्टेंट केस क्या है, जब सेल निरावेशित हो रहा हो। निरावेशित होने का मतलब क्या है, यानी सेल से आप जब ऊर्जा ले रहे हैं, जब सेल से ऊर्जा ले रहे हैं तो सेल का आवेश कम होगा धीरे धीरे और सेल निरावेशित होगा, यानी डिस्चार्ज होगा। निरावेशित को इंग्लिश में डिस्चार्ज कहा जाता है। इस कंडीशन में फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहता है जो हम लोगों ने निकाला, E बराबर V प्लस आई आर। दूसरा यहाँ पर केस हो जाता है जब सेल आवेशित हो रहा हो। अब जब निरावेशित हो रहा है यानी हम सेल से बिजली ले रहे हैं, विद्युत धारा ले रहे हैं, पर सेल को जब आवेशित करते हैं तो हम सेल को विद्युत धारा दे रहे हैं, धारा की दिशा क्या हो गई, विपरीत हो गई, धारा की दिशा विपरीत हो जाती है, यानी I जो है वो माइनस I हो जाएगा। तो इस वैल्यू में I की जगह पर, इसी इक्वेशन में I की जगह पर क्या रखा गया, माइनस I, तो प्लस माइनस का गुणा हो गया, तो आपका E बराबर हो गया V माइनस आई आर। ये दोनों भी आपके बहुविकल्पीय में बहुत बार पूछे गए। आपसे इन तीनों के बीच में संबंध पूछेगा, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आपका आंतरिक प्रतिरोध के बीच में, जब सेल निरावेशित हो रहा हो या जब सेल आवेशित हो रहा हो। तो आपको ये दोनों याद रखने पड़ेंगे। एक आपका और छोटा सा पॉइंट है, हम उसको भी आज समझेंगे। ये आपका है आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर का मान कैपिटल ई वी तथा आर के पदों में व्यक्त करना। कैपिटल ई मतलब विद्युत वाहक बल, वी मतलब आपका टर्मिनल विभवांतर और आर मतलब आपका प्रतिरोध, और स्मॉल आर मतलब आंतरिक प्रतिरोध। तो बहुत सिंपल सा है, बस सॉल्यूशन यहाँ पे सॉल्व करना है। तो ओम्स लॉ से हमने पढ़ा है V बराबर आई आर, तो I बराबर V अपॉन आर। फिर हम लोगों ने अभी विद्युत वाहक बल और उनके बीच में जो संबंध पढ़ा, फाइनल इक्वेशन, उसको लेते हैं। तो वी नो डैट E बराबर V प्लस आई आर, इसीलिए आज इसको कंप्लीट करा रहे हैं क्योंकि सारी इक्वेशनें रिपीट हो रही हैं, तो आपको एक साथ ईजिली समझ में आ जाएगा। तो E बराबर हो गया V प्लस आई आर। अब ओम्स लॉ से यहाँ पर V की वैल्यू रख दी आई आर, तो E बराबर आई आर प्लस आई आर, यहाँ से I मिल गया कॉमन, तो E बराबर हो गया R प्लस I कॉमन हो गया तो R प्लस R हो गया। I की वैल्यू निकालना है तो R प्लस R कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो E अपॉन R प्लस R बराबर हो गया I इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 भी I का मान है, इक्वेशन नंबर 2 भी I का मान है, दोनों को आमने सामने रख दिया, तो E अपॉन R प्लस R बराबर हो गया V अपॉन R। किया क्या गया है समझिएगा, यहाँ से I का मान लेकर यहाँ पर रख दिया गया है। अब यहाँ से हमको निकालना किसका मान है, स्मॉल r का, तो तिर्यक गुणा किया, तो E अपॉन V आ गया आपका बटे में और R प्लस R आ गया ऊपर, तो E अपॉन V बराबर R प्लस R अपॉन R।
यहाँ से आर आर को अलग कर दिया तो ई अपॉन वी बराबर आर बाई आर प्लस स्मॉल आर बाई स्मॉल आर। आर से आर हो गया कैंसिल तो ई अपॉन वी बराबर 1 प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। इस 1 को इस पार भेज दिया तो ई अपॉन वी -1 बराबर स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। इस कैपिटल आर को इधर भेज दिया तो आएगा गुणे में तो ई अपॉन वी -1 इंटू कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर। इसी को सही रूप में लिख दिया तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर ब्रैकेट में ई अपॉन वी -1। यही आपका आंतरिक प्रतिरोध को का मान जो है विद्युत वाहक बल ई, टर्मिनल विभवांतर V और बाह्य प्रतिरोध R के रूप में व्यक्त किया गया है। ये भी आपका एग्जाम में कई बार 3 नंबर में पूछा गया है या 1 नंबर में आपका ये फाइनल वैल्यू पूछ ली जाती है। आज जितना पढ़ाया गया वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मुझे पता है ये वीडियो लंबी हो गई है पर आप ध्यान से एक साथ थोड़ा टाइम लेकर समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही।